वंदे मातरम दोस्तों। आप लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नेट, गृह विज्ञान विषय हेतु उपयोगी प्रश्नों की श्रृंखला को अपना पर्याप्त समय और स्नेह दे रहे हैं। इसके लिए मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए गृह प्रबंध से संबंधित आवास नामक टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ। आशा है कि ये सभी प्रश्न आप लोगों की आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। आइए हम लोग देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, आवास मानव समूह के लिए एक शरण स्थल है जिसमें दीवारें, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां, छत आदि होते हैं। यह कथन किसका है? उमा बर्नेट, देसाई, आर.एस. देशपांडे, बर्नार्ड शॉ का। तो इसका सही उत्तर है आर.एस. देशपांडे। अगला प्रश्न है, वास्तव में जिस स्थान में पारिवारिक जीवन का वातावरण पाया जाता है उसे घर कहते हैं, जिसका सार रूप पारिवारिक जीवन में व्यक्तिगत संबंध है। यह परिभाषा किसकी है? उमा बर्नेट की है, देसाई की है, आर.एस. देशपांडे की है या फिर बर्नार्ड शॉ की है? तो इसका सही उत्तर है उमा बर्नेट। अगला प्रश्न है, निजी आवास की आवश्यकता का कारण नहीं है। स्थायित्व, असुरक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा, संग्रह। प्रश्न ये पूछ रहा है कि हमें निजी आवास की आवश्यकता क्यों होती है और इनमें से ढूंढना है कि उन आवश्यकताओं में कौन सी आवश्यकता नहीं है। स्थायित्व के लिए भी निजी आवास की आवश्यकता होती है, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी होती है, संग्रह के लिए भी होती है, जबकि असुरक्षा के लिए नहीं होती है, इसलिए इसका उत्तर सही है असुरक्षा। अगला प्रश्न है, निजी निर्मित आवास से लाभ नहीं है। जो खुद से घर बनाया जाता है तो उसका लाभ नहीं है। इन विकल्पों में से चुनना है। आर्थिक सुरक्षा, धन की बर्बादी, अधिकतम सुविधाएं, सामाजिक प्रतिष्ठा। तो आर्थिक सुरक्षा का भी लाभ होता है, अधिकतम सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है, लेकिन धन की बर्बादी इसमें लाभ नहीं है। जबकि अब निजी घर बनवाते समय तो ज़्यादा पैसे लगते ही हैं, लेकिन उसको धन की बर्बादी नहीं कहा जा सकता है। और लेकिन यहाँ पे हमारे पास विकल्प यही मौजूद है, तो इसलिए हम इसका सही उत्तर कहेंगे धन की बर्बादी। अगला प्रश्न है, निजी मकान की हानि नहीं है। यानी निजी मकान बनवाने से कौन कौन सी इसमें हानि है और कौन सी नहीं है। तो भारी प्रारंभिक व्यय भी होता है, रख रखाव में अतिरिक्त व्यय होता है, आय में कमी होने पर असुविधा भी होती है, लेकिन आर्थिक सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर है आर्थिक सुरक्षा। अगला प्रश्न है, किराए पर उपलब्ध मकान की श्रेणी नहीं है। सरकार अथवा निजी स्वायत्त संस्था के स्वायत्व के मकान, निजी संस्थाओं द्वारा बनाए मकान, व्यक्तियों द्वारा बनाए मकान या फिर धार्मिक संस्थाओं द्वारा बनाए गए मकान। तो किराए पे उपलब्ध मकान जो सरकार द्वारा बनाए जाते हैं वो भी मिलते हैं, निजी संस्थाओं द्वारा बनाए गए मकान भी किराए पर मिल जाते हैं, व्यक्तियों द्वारा बनाए मकान भी किराए पे मिल जाते हैं, लेकिन धार्मिक संस्थाओं द्वारा बनाए गए मकान जो हैं वो किराए पे उपलब्ध नहीं होते हैं। तो इसका सही उत्तर है धार्मिक संस्थाओं द्वारा बनाए गए मकान। अगला प्रश्न है, किराए के मकान से लाभ नहीं है। किराए के मकान से लाभ नहीं है, यानी कि इनमें से 3 लाभ है और 1 लाभ नहीं है। तो आरंभिक कम व्यय भी होता है, ये भी एक लाभ है। पूंजी की बचत होती है, ये भी एक लाभ है। ढूंढने में असुविधा होती है और अधिक गतिशीलता, ये भी एक लाभ है। और ढूंढने में असुविधा, ये इसका लाभ नहीं है। जबकि इसमें सही उत्तर उसमें अधिक गतिशीलता में लगा हुआ है, लेकिन इसका सही उत्तर है ढूंढने में असुविधा। ये तीनों इसके लाभ हैं, लेकिन तीसरा वाला जो है ढूंढने में असुविधा, इसके लाभ नहीं है। अगला प्रश्न है, किराए के मकान से हानि नहीं है। ये 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से ढूंढना है कि कौन सी हानि नहीं है, यानी कि तीन हानियां हैं और 1 हानि नहीं है। आर्थिक सुरक्षा, ये हानि नहीं है, और बाकी सुविधाओं में कमी, ये भी हानि है किराए के मकान की। ढूंढने में असुविधा भी है, आसपास के वातावरण पर नियंत्रण का अभाव भी है। ये तीनों इसकी हानियां हैं और आर्थिक सुरक्षा इसकी हानि नहीं है, इसलिए उत्तर इसका आ वाला सही है। बने हुए मकान संस्था द्वारा नहीं बेचे जाते हैं। आवास विकास द्वारा, विकास प्राधिकरण द्वारा, सरला बाग द्वारा, एल्डिको द्वारा। तो इनमें से सरला बाग द्वारा मकान नहीं बेचे जाते हैं, बाकी आवास विकास, विकास प्राधिकरण और एल्डिको तीनों के माध्यम से आवास बेचे जाते हैं।
वो भी बने हुए। अगला प्रश्न है, मकान बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। कंकरीली भूमि, रेतीली भूमि, पथरीली भूमि, दलदली एवं चिकनी भूमि। तो इसमें से कंकरीली भूमि भी मकान बनाने के लिए उपयुक्त है और सबसे उपयुक्त कंकरीली भूमि है, लेकिन हमें इनमें से केवल एक जो उपयुक्त नहीं उसको ढूंढना है। बाकी तीनों काम चलाऊ होती हैं, सब पे मकान बनाए जा सकते हैं। कंकरीली भूमि, रेतीली भूमि, पथरीली भूमि, तो इन तीनों पे मकान बनाए जा सकते हैं। दलदली और चिकनी भूमि पे मकान नहीं बनाए जा सकते हैं। अगर यहाँ पे केवल चिकनी भूमि होता और दलदली ना होता तो यहाँ पे हम पथरीली भूमि लगाते। इसका सही उत्तर कि पथरीली भूमि में मकान नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे दलदली भी दिया हुआ है चिकनी के साथ में, इसलिए यहाँ पे हम दा वाला विकल्प सही मानेंगे कि दलदली भूमि, चिकनी भूमि पे तो मकान बनाया जा सकता है, लेकिन दलदली भूमि पर ज़रा सा भी बिल्कुल भी मकान नहीं बनाया जा सकता है। फिर अगला प्रश्न है, आवास होना चाहिए सिनेमा हॉल के पास, शांत क्षेत्र में, कसाई खाने के निकट, चौक में। तो इसका सही उत्तर है शांत क्षेत्र में। मकान खरीदना चाहिए पतली गलियों में, सड़क के किनारे, शांत सुरम्य स्थान पर, उपयुक्त सभी स्थानों पर। तो इसका सही उत्तर है शांत सुरम्य स्थान पर मकान खरीदना चाहिए। अगला प्रश्न है, भूखंड खरीद कर मकान बनवाने से लाभ है। आत्मसंतुष्टि मिलती है, धन की बचत होती है, अधिकतम सुविधाओं की प्राप्ति होती है, या फिर सभी। तो इसका सही उत्तर है सभी। भूखंड खरीद कर अपना मकान बनवाने से हानि है, अत्यधिक व्यवहार, गतिशीलता की कमी, अतिरिक्त जिम्मेदारियां, या फिर सभी। तो इसका सही उत्तर है सभी। वह आवास व्यवस्था जो व्यक्ति के द्वारा मनवांछित स्थान का चुनाव करके अपनी इच्छानुसार नक्शे की सहायता से बनाया जाता है तथा उसकी साज सज्जा अपनी इच्छानुसार की जाती है, कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है निजी निर्मित आवास। निजी निर्मित आवास जो होता है वो अपने मन मर्जी से नक्शा पास करके बनाया जा सकता है और अपनी इच्छानुसार साज सजावट की जा सकती है। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा बनवाए घर को खरीदना कहलाता है निजी निर्मित आवास, किराए का आवास, खरीदा हुआ आवास, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा बनाया गया जो मकान होता है उसको खरीदना कहलाता है खरीदा हुआ आवास। इसी को हम क्रीत मकान भी कहते हैं। अगर खरीदा हुआ मकान ना लिखा रहे और क्रीत मकान लिखा रहे तो उसका उत्तर वो भी सही होगा। आवास होना चाहिए शुद्ध हवादार, सीलन युक्त, बदबूदार, कोलाहल युक्त। तो आवास होना चाहिए शुद्ध हवादार। अगला प्रश्न है, एक आदर्श मकान की कुर्सी होनी चाहिए कम से कम 5 फीट ऊंची, कम से कम 3 फीट ऊंची, कम से कम 2 फीट ऊंची, कम से कम 1 फीट ऊंची। तो इसका सही उत्तर है कम से कम 3 फीट ऊंची। मकान की कुर्सी का मतलब है यहाँ पे जो मकान जब हम बनाते हैं तो मकान को थोड़ा सा ऊंचाई पर बनाते हैं, बिल्कुल ज़मीन के लेवल पे नहीं बनाते हैं, बल्कि मकान को थोड़ा सा ऊंचा करके बनाते हैं, तो वही मकान की कुर्सी कहलाती है। ये कम से कम 3 फीट ऊंची होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मकान बनाने की सर्वोत्तम दिशा है पूर्वमुखी, पश्चिममुखी, उत्तरमुखी, या फिर दक्षिणमुखी। तो इसका सही उत्तर है पूर्वमुखी। और अगर पूर्वमुखी मकान न बन पाए तो फिर इसको बनाया जा सकता है उत्तरमुखी। अगला प्रश्न है, पश्चिम और दक्षिण दिशा के मकान होते हैं अधिक गर्म, अधिक ठंडे, न गर्म न ठंडे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पश्चिम और दक्षिण दिशा के मकान होते हैं अधिक गर्म, और ये जो मकान हैं ये बनाए जाते हैं ठंडे प्रदेशों में। ठंडे प्रदेशों में जो घर का आमुख होता है वो रखा जाता है पश्चिम दिशा में या फिर दक्षिण दिशा में। हमारे यहाँ गर्मी बहुत होती है, इसलिए हम अपने मकान को पूर्वमुखी बनाते हैं या फिर बनाते हैं उत्तरमुखी, जिससे ज़्यादा मकान हमारा गर्म नहीं होने पाता है। अगला प्रश्न है, मकान के दीवारों की ऊंचाई होनी चाहिए। मकान की दीवारों की ऊंचाई होनी चाहिए कम से कम 7 फीट और अधिकतम 12 फीट, कम से कम 4 फीट और अधिकतम 6 फीट, कम से कम 5 फीट अधिकतम 8 फीट, या फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कि मकानों की दीवारों की ऊंचाई कम से कम 7 फीट और अधिकतम 12 फीट हो सकती है।
गर्म तथा शुष्क क्षेत्रों में खिड़कियों का क्षेत्रफल कमरे के क्षेत्रफल का कितना होना चाहिए? कम से कम 10%, कम से कम 8%, कम से कम 2% या कम से कम 4%। तो इसका सही उत्तर है कम से कम 8%। गर्म और शुष्क क्षेत्रों में खिड़कियों का क्षेत्रफल, जैसे गर्म और शुष्क का मतलब होता है जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र हो गए, तो यहाँ पे खिड़कियों का क्षेत्रफल कमरे के क्षेत्रफल का 8% रखना चाहिए। अगला प्रश्न है गर्म और नम क्षेत्रों में खिड़कियों का क्षेत्रफल कमरे के कुल क्षेत्रफल का होना चाहिए। 15%, 10%, 8% या फिर 6%। तो इसका सही उत्तर है कम से कम 15%। 15% होना चाहिए। देखिए दोनों प्रश्नों में अंतर है। पहले पूछा गया था गर्म और शुष्क क्षेत्र, और अब पूछा जा रहा है कि गर्म और नम क्षेत्रों में, यानी जहाँ पर वायु में मतलब भर की आर्द्रता पाई जाए, तो वहाँ पे कितना क्षेत्रफल होना चाहिए। वहाँ पे खिड़कियों का क्षेत्रफल होना चाहिए कमरे के क्षेत्रफल का 15%। भारत सरकार निर्माण तथा आवास मंत्रालय के अनुसार दरवाजे की ऊंचाई सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है 6 फीट 6 इंच से कम नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है दरवाज़ों की चौड़ाई होनी चाहिए। दरवाज़ों की चौड़ाई लगभग कितनी होनी चाहिए? इसमें 4 विकल्प हैं। कम से कम 2 फीट 3 इंच, कम से कम 4 फीट 3 इंच, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कम से कम 2 फीट और 6 इंच दरवाजे की चौड़ाई होनी चाहिए। अगला प्रश्न है एक आदर्श मकान उस मकान को कहा जाता है जो हमें प्रकृति के सभी लाभों को, जैसे धूप, हवा, प्रकाश को प्रदान करता हो, जिसका रख रखाव सफाई आसान हो, जिसमें रहकर हमें सुख और संतोष प्राप्त हो, या फिर सभी। तो इसका सही उत्तर है सभी। मकान बनवाने के लिए अच्छी भूमि होती है कंकरीली और पथरीली, दलदली और चिकनी, केवल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कंकरीली और पथरीली मकान बनवाने के लिए सबसे अच्छी भूमि होती है। यहाँ पे हम पथरीली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दलदली और चिकनी भूमि पे किसी भी प्रकार से मकान नहीं बनाया जा सकता है। अगर यहाँ पे केवल चिकनी भूमि होता तो चिकनी भूमि पे हम कह सकते थे, लेकिन साथ में यहाँ पे दलदली दिया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे इसका उत्तर सही कंकरीली और पथरीली ही दिया गया है। आवास निर्माण से पहले कागज पर वांछित निवास का नक्शा खींचना और रेखांकन करना कहलाता है। आवासीय योजना, प्रवासीय योजना, ड्राफ्टिंग करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आवासीय योजना। एक नक्शा वास्तुविद के विचारों का उसके अधीन काम करने वाले इंजीनियर, ठेकेदार आदि तक संप्रेषण है। यह कथन किसका है? वाई.एस. सेने का, आर.एस. देशपांडे का, पी. देवदास का, या फिर देसाई का? तो इसका सही उत्तर है आर देशपांडे का। अगला प्रश्न है नक्शे, रेखाओं एवं आकृतियों के माध्यम से विचारों को मूर्त रूप देते हैं, यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है वाई.एस. सेने की। अगला प्रश्न है आवास सदैव होना चाहिए शांत क्षेत्र में, रेलवे स्टेशन के निकट, सिनेमा घर के निकट, या फिर बस अड्डे के निकट? तो इसका सही उत्तर है शांति क्षेत्र में होना चाहिए। आवास नहीं होना चाहिए चौक में, सिनेमा घर के निकट, कसाई घर के निकट, या फिर सभी? तो इनमें से इन तीनों जगहों पे आवास नहीं होना चाहिए, लेकिन अब जगह की कमी के कारण लोग बना लेते हैं अपना घर रहने के लिए। लेकिन अगर हम एक आदर्श आवास के हिसाब से अगर हम सोचेंगे, या फिर अगर हमारे सामने हमेशा प्रश्न जो होंगे वो आदर्श आवास से संबंधित ही होंगे, तो वहाँ पे हमको यही बताना पड़ेगा कि जो आदर्श आवास है या जो रहने योग्य घर है वो कहाँ नहीं होने चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ना तो चौक में होना चाहिए, ना कसाई घर के निकट होना चाहिए, और ना ही सिनेमा घर के निकट होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। विस्तृत दृश्य का संबंध है सूर्य, वर्षा तथा दृश्य के सापेक्ष में कमरों की उचित स्थिति,
खिड़की एवं दरवाज़ों की व्यवस्था, बाहर से दिखने वाले प्रभाव की स्थिति या फिर पर्दों की व्यवस्था। तो इसका सही उत्तर है सूर्य, वर्षा तथा दृश्य के सापेक्ष में कमरों की उचित स्थिति। इसका मतलब होता है कि हमारे घर का जो मुख्य द्वार है वो ऐसा होना चाहिए जहाँ पे सूर्य का प्रकाश या बारिश हो तब भी अच्छे से हमको दिखाई दे, उसका आनंद लिया जा सके, और सूर्य का प्रकाश भी कमरे में या घर में अच्छे से प्रवेश कर सके। अगला प्रश्न है, आमुख का क्या अर्थ है? मकान का मुंह अर्थात प्रवेश द्वार किस ओर होना चाहिए, कमरों की व्यवस्था, रसोई घर की व्यवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मकान का मुंह अर्थात प्रवेश द्वार किस ओर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अच्छे आमुख से तात्पर्य है सूर्य, हवा तथा वर्षा एवं आसपास के क्षेत्र के अनुसार भवन की स्थिति आयोजित करना ताकि वे सभी तत्व भवन में आवश्यकता अनुसार एवं सुविधा अनुसार ही प्रवेश पा सके। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी है शाह, काले और पातकी ने। अगला प्रश्न है, ठंडे देशों में उपयुक्त आमुख होता है। जो ठंडे देश होते हैं वहाँ पे घर का मुख्य द्वार दक्षिण मुखी रखना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। गर्म देशों में किस आमुख को प्राथमिकता दी जाती है? जो गर्म देश होते हैं उन देशों में जो घर का आमुख यानी जो मुख्य द्वार है वो किस तरफ रखा जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है उत्तरमुखी। अगला प्रश्न है, आमुख को निम्न में से कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो हवा की दिशा, सूर्य का भ्रमण चक्र, वर्षा की दिशा एवं गति या फिर सभी। तो इसका उत्तर है सभी। हवा की गति भी आमुख को प्रभावित करती है, हवा की दिशा भी, सूर्य का भ्रमण चक्र भी, वर्षा की दिशा और गति भी। अगला प्रश्न है, आमुख को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? भूखंड की स्थिति, वर्षा की दिशा, स्कूल की उपस्थिति या फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है स्कूल की उपस्थिति। बाकी भूखंड की स्थिति, वर्षा की दिशा ये दोनों ही प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, संवहन का तात्पर्य क्या है? आने जाने का मार्ग, हवा की दिशा, सूर्य का भ्रमण या फिर विद्यालय जाने का मार्ग। तो इसका सही उत्तर है आने जाने का मार्ग। कहाँ पे आने जाने का मार्ग? घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने का मार्ग ही संवहन कहलाता है। अगला प्रश्न है, मकान में उचित संवहन व्यवस्था न होने पर क्या होता है? कमरों की एकांतता पर प्रभाव पड़ता है, कमरे की विहंगता पर प्रभाव पड़ता है, आबा दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आबा दोनों, यानी कि अगर मकान में आने जाने की उचित व्यवस्था नहीं होगी एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने की, तो कमरों की एकांतता पर प्रभाव पड़ेगा और कमरे की विहंगता पर भी प्रभाव पड़ेगा। संवहन, जो कमरे में उचित संवहन है उसको बनाए रखने के लिए गैलरी बनाई जाती है, हर कमरे का दरवाज़ा अलग रखा जाता है और सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं। ये सब संवहन के कारक हैं या साधन कह लीजिए इनको। अगला प्रश्न है, संवहन का प्रकार है क्षैतिज संवहन, लंबवत संवहन, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर दोनों। तो इसका सही उत्तर है दोनों। क्षैतिज संवहन भी संवहन का प्रकार है और लंबवत संवहन भी संवहन का प्रकार है। बरामदा, लॉबी, गलियारा आदि सहायक होते हैं क्षैतिज संवहन में, लंबवत संवहन में, तिरछे संवहन में या फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है क्षैतिज संवहन में बरामदा, लॉबी और गलियारा सहायक होते हैं। क्षैतिज संवहन का मतलब होता है कि एक ही जो निचला जो मकान का तल है, जो पहला तल है, उसी तल पर आने जाने की जो व्यवस्था होती है एक कमरे से दूसरे कमरे में, उसको जो है क्षैतिज संवहन कहते हैं। क्षैतिज संवहन का तात्पर्य होता है एक ही तल पर आना जाना, एक तल से दूसरे तल पर जाना, आबा दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है एक ही तल पर आने जाने को क्षैतिज संवहन कहते हैं। अगला प्रश्न है, कमरे के एक भाग से दूसरे भाग में गलियारे से होकर जाना किसका उदाहरण है? अभी मैंने बताया था कि एक ही तल पर आने जाने की जो व्यवस्था होती है वो कहलाती है क्षैतिज संवहन। तो यानी कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने की जो व्यवस्था होती है वो गलियारे से होती है।
तो ये उदाहरण होता है क्षैतिज संवहन का। अगला प्रश्न है, लंबवत संवहन का तात्पर्य है एक तल से दूसरे तल पर जाने के लिए साधन, एक ही तल पर आना जाना, घर से बाहर आना जाना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है एक तल से दूसरे तल पर जाने के लिए साधन। अगला प्रश्न है, सीढ़ी का उपयोग उदाहरण है क्षैतिज संवहन का, लंबवत संवहन का, आड़े संवहन का या फिर सभी। तो इसका सही उत्तर है लंबवत संवहन का। लंबवत संवहन का मतलब होता है कि एक तल से दूसरे तल पर, यानी कि जब मकान 2 तल का बना हुआ होता है तो दूसरे तल पर जाने के लिए सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है। तो ये उदाहरण होता है लंबवत संवहन का। अगला प्रश्न है, कमरों में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के अनुसार उनकी व्यवस्था क्रमबद्ध रूप में करना कहलाता है संवहन, समूहीकरण, वृहदता या फिर आमुख। तो इसका सही करण है समूहीकरण। अगला प्रश्न है, उचित समूहीकरण का उदाहरण निम्न में से कौन है? तो बरामदे का बैठक के साथ जुड़ा होना, रसोई घर, भंडार गृह और भोजन कक्ष के साथ होना, आ बा दोनों, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आ और बा दोनों। बरामदे का बैठक के साथ जुड़ा होना भी और रसोई घर, भंडारण एवं भोजन कक्ष के साथ होना दोनों ही समूहीकरण का उदाहरण है। समूहीकरण का मतलब होता है कि किसी एक कार्य से जुड़े हुए स्थान या कमरे। एकांतता कितने प्रकार की होती है? एकांतता 2 प्रकार की होती है। वह एकांतता जो हमें अपने आवास को बाह्य जगत से अलग करके मिलती है कहलाती है आंतरिक एकांतता, बाह्य एकांतता, वातायन, सार्वभौमिक एकांतता। तो इसका सही उत्तर है बाह्य एकांतता। अगला प्रश्न है, विभिन्न कमरों में परस्पर तथा प्रवेश द्वार से अलग करना कौन सी एकांतता कहलाती है? तो ये कहलाती है आंतरिक एकांतता। घर के चारों ओर दीवार बनाकर बाहरी दरवाजों पर पर्दे आदि लगाकर कौन कौन सी एकांतता प्राप्त की जा सकती है? तो घर के चारों ओर दीवार बनाकर बाहरी दरवाजों पर पर्दे लगाकर हम बाह्य एकांतता प्राप्त कर सकते हैं, यानी बाहरी जो गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं इन सबसे घर में कोई डिस्टर्बेंस ना हो और घर में एकांतता बनी रहे। घर के चारों ओर दीवार बनाकर, अच्छा ये प्रश्न तो हो गया है। शुद्ध वायु का प्रवेश एवं अशुद्ध वायु से छुटकारा पाने का तरीका कहलाता है संवहन, वातायन, एकांतता या फिर वृहदता। तो इसका सही उत्तर है वातायन। वातायन का मतलब होता है, इसी को संवातन के नाम से भी जाना जाता है। संवातन का मतलब होता है कि रोशनदानों से अशुद्ध वायु का बाहर चले जाना कमरे की और खिड़कियों दरवाज़ों से शुद्ध वायु का अंदर आना, ये संवातन कहलाता है। किसी भी स्थान की सुविधाजनक स्थिति को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक एवं आंतरिक तरीके से वायु की आपूर्ति एवं निष्कासन वातायन कहलाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन शाह काले एवं पातकी का है, पी देवदास का है, MP सुखिया का है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है शाह काले और पातकी। अगला प्रश्न है, कमरे में रोशनदान एवं खिड़की दरवाजे होना क्यों आवश्यक है? वातायन के लिए, एकांतता के लिए, संवहन के लिए, वृहदता के लिए। तो इसका सही उत्तर है वातायन के लिए। उचित वातायन के लिए भवन में कम से कम क्या होना चाहिए? 3 ओर से खुला स्थान होना चाहिए, 2 ओर से खुला स्थान होना चाहिए, चारों तरफ खुला स्थान होना चाहिए या फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 3 ओर से खुला स्थान होना चाहिए। अगला प्रश्न है, लॉन, साइड गैलरी, टेरेस आदि किसके अंतर्गत आते हैं? निर्मित क्षेत्र, अनिर्मित क्षेत्र, सार्वभौमिक क्षेत्र या फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अनिर्मित क्षेत्र। कुल भूखंड का कितने प्रतिशत क्षेत्र अनिर्मित रखना चाहिए? यानी जो घर बना हुआ है जिस ज़मीन पर, तो वहाँ पर कितने क्षेत्र को बिना बने हुए ही रहना चाहिए। जैसे आंगन रख दो, लॉन रख दो, साइड गैलरी बना दो, टेरेस आदि बना दो छत पर। तो इसका सही उत्तर है 40%। कमरे की लंबाई चौड़ाई इस अनुपात में रखना कि अतिरिक्त स्थान का कमरे के बड़े होने का आभास उत्पन्न हो। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो इस व्यवस्था को कहते हैं वृहदता। अगला प्रश्न है, कमरे में अधिक स्थान का आभास करवाना कहलाता है वृहदता, समूहीकरण,
वातायन या फिर संवहन? तो इसका सही उत्तर है वृहदता। कमरे में बड़ेपन का अनुभव कराने के लिए छतें सदैव किस रंग में रखनी चाहिए? सफ़ेद, नीले, पीले या फिर लाल? तो इसका सही उत्तर है सफ़ेद। सफ़ेद रंग आकार को बड़ा करके दिखाता है, इसलिए कमरे की छतों को हमेशा सफ़ेद रंग से रंगवाना चाहिए जब कमरे में छोटे कमरे को बड़े कमरे का आभास देना हो तब। वृहदता के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? कमरा चौकोर हो तथा लंबाई चौड़ाई का अनुपात 2:2 हो। कमरा आयताकार हो तथा लंबाई चौड़ाई का अनुपात 2:1 हो। कमरा आयताकार हो तथा लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:5 हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वृहदता के लिए कमरा आयताकार होना चाहिए और लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:5 होना चाहिए। इसका सही उत्तर यही है। सही आमुख को प्रभावित करने वाले कारक हैं सूर्य की दिशा, वर्षा की दिशा, भूखंड की स्थिति या फिर सभी? तो इसका सही उत्तर है सभी। सही आमुख को सूर्य की दिशा भी प्रभावित करती है, वर्षा की दिशा भी प्रभावित करती है और भूखंड की स्थिति भी प्रभावित करती है। आमुख है धन एवं सेवाएं, आवास योजना का सिद्धांत, पारिवारिक सुरक्षा या फिर कलाकृत तत्व? तो इसका सही उत्तर है आवास योजना का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, मकान की योजना को प्रभावित करने वाला कारक है आमुख, समूहीकरण, संवहन या फिर सभी? तो इसका सही उत्तर है सभी। मकान योजना में आमुख का अर्थ है प्रवेश द्वार, भूमि की दशा, केंद्र बिंदु, जलवायु। तो इसका सही उत्तर है प्रवेश द्वार, यानी कि मुख्य द्वार जो है वो आमुख कहलाता है। आवास हेतु भूखंड का चयन करते समय किस पर ध्यान देना चाहिए? भौतिक एवं स्वास्थ्य सुविधा पर, वर्तमान एवं भावी आवश्यकता पर, शिक्षा, चिकित्सा एवं परिवहन सुविधा पर या फिर सभी पर? तो इसका सही उत्तर है सभी पर। मकान का चुनाव करते समय निम्न किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? परिवार की आय, सदस्यों की संख्या पर भी ध्यान देना चाहिए, सदस्यों की रुचियों और व्यवसाय पर भी ध्यान देना चाहिए, रहन सहन की आदतें और परिवार की भावी योजनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए, इसलिए इसका उत्तर सही है सभी। कमरों की परस्पर स्थिति को देखते हुए उनकी व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर है समूहीकरण। कमरों की परस्पर स्थिति को देखते हुए उनकी व्यवस्था करना समूहीकरण कहलाता है। किसी कमरे में वायु के समुचित आवागमन की व्यवस्था कहलाती है वातायन। वातायन मतलब संवातन। संवातन मतलब अशुद्ध वायु का कमरे के से रोशनदान से बाहर चले जाना और खिड़की और दरवाज़ों से शुद्ध वायु का अंदर आ जाना। किसी कमरे में वायु के समुचित आवागमन की व्यवस्था को कहते हैं वातायन। घर का वह स्थान जहाँ अतिथियों की आवाभगत की जाती है वह कहलाता है बैठक। अगला प्रश्न है, बैठक का आकार कम से कम कितना होना चाहिए? तो बैठक का आकार कम से कम 15 फीट गुणे 12 फीट होना चाहिए। मकान के रख रखाव में होने वाले व्यय को किस प्रकार करना चाहिए? उधार लेकर, बोनस लेकर, प्रतिमाह थोड़ा बचत करके या फिर अतिरिक्त आय द्वारा? तो इसका सही उत्तर है प्रतिमाह थोड़ा थोड़ा बचत करके। छत होती है टीन की चादरों से बनी, फूस के छप्पर से बनी, कंक्रीट सीमेंट से बनी या फिर सभी? तो इसका सही उत्तर है सभी। छत अनुपयुक्त रहती है कंक्रीट की, टीन की, घास फूस की, टाइल्स की? तो इसका सही उत्तर है टाइल्स की। टाइल्स की फर्श होनी चाहिए ना कि छत। आवास में दरवाज़ों की ऊंचाई होनी चाहिए 4 फुट 2 इंच, 4 फुट 5 इंच, 5 फुट 2 इंच, 6 फुट 6 इंच? तो इसका सही उत्तर है 6 फुट 6 इंच। खिड़कियों का क्षेत्रफल कमरे के उन क्षेत्रफल का, यानी जो खिड़कियां होती हैं वो कमरे के क्षेत्रफल का कितना होना चाहिए? तो इसका देखिए यहाँ पे शुष्क और नम नहीं पूछ रहा है, ना ही जो है केवल शुष्क पूछ रहा है। यहाँ पे केवल इतना ही पूछ रहा है कि खिड़कियों का क्षेत्रफल कमरे के क्षेत्रफल का कितना होना चाहिए।
तो इसका सही उत्तर है 15% होना चाहिए। अगर इसमें शुष्क क्षेत्र पूछे तो उसमें 8%, और केवल अगर पूछे कि कमरे के क्षेत्रफल की खिड़कियाँ कितना होना चाहिए तो उसका सही उत्तर है 15% होना चाहिए। सर्वाधिक सुविधाजनक छतें होती हैं कंक्रीट की, घास फूस की, लकड़ी की या फिर टीन की, तो इसका सही उत्तर है कंक्रीट की। गंदगी होती है 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या फिर 5 प्रकार की, तो गंदगी होती है 3 प्रकार की। एक सामान्य परिवार के लिए भंडार गृह का उपयुक्त आकार होता है 5 फीट गुणे 6 इंच, 5 फीट गुणे 6 फीट से 10 फीट गुणे 6 फीट, अर्थात 30 से 60 वर्ग फीट, या फिर 5 फीट गुणे 4 फीट से 5 फीट गुणे 4 फीट से 10 फीट गुणे 3 फीट, अर्थात 20 से 30 वर्ग फीट। 5 फीट गुणे 8 फीट से 10 फीट गुणे 8 फीट, अर्थात 40 से 8 वर्ग फीट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कि एक सामान्य परिवार के लिए भंडार गृह का उपयुक्त आकार होना चाहिए 5 फीट गुणे 6 फीट से 10 फीट गुणे 6 फीट, अर्थात 30 से 60 वर्ग फीट होना चाहिए। तो ये हमारा आवास से संबंधित प्रश्न थे, और आशा है कि ये प्रश्न आप लोगों की परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे और आप लोग इनसे अवश्य लाभ उठाएंगे। अगर आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे लगे हों और आपको उपयोगी लगते हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे और नए वीडियो डालने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।